एवरीवन। इस चैनल पर हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखने वाले हैं। हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठेंगे, लेकिन उसके जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसके बेसिस पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लिविंग वर्ल्ड। हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो अगर हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है उसके फादर कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि नीट में पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर है जूलियस वॉन सैक। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज जूलियस वॉन सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें जो भी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा हो। सबसे पहले अगर हम देखें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में, तो उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो बताई गई है वो अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये जो नंबर है ये रेफर करता है बायोडाइवर्सिटी को। सो अब देखते हैं कि सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट्स हैं उन सभी को सम करके बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड दिया गया है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी। जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है उन सभी को बायोडाइवर्सिटी के अंदर लिया जाता है। इसका जो नंबर है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इसके बाद अब हम देखेंगे IUCN का फुल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में पूछा भी जाता है। IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो ऑर्गेनिजम्स को जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसी भी बेसिस पे जब पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखेंगे टैक्सोनॉमी क्या होती है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the process of classification. जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के साथ डील करती है, जिसमें क्लासिफिकेशन होता है, उस ब्रांच को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अगर हम देखें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है बहुत बार। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। इसके बाद अगर देखा जाए तो टैक्सोनॉमी को भी 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है और एक होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल का जो बेसिस होता है वो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स ही होता है सिर्फ, जबकि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है उसमें मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी का भी
एविडेंस आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है या बाहर से प्लांट कैसा है उसके बेसिस पे इसे डिवाइड कर दिया गया, बल्कि हर चीज़ को देखते हुए मॉडर्न टैक्सोनॉमी बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। इस चैप्टर में मेनली जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली कैरोलस लीनियस नहीं दी हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद आया तो फिर तुक्का मारने के लिए कैरोलस लीनियस लगा सकते हैं, और ज़्यादा कुछ सही नहीं रहेगा इसमें। सो सिस्टमा नेचुरे बुक है जिसमें सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया गया है, और वो कैरोलस लीनियस ने लिखी है। अब सिस्टमेटिक्स होता क्या है? सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करना। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिजम्स लिए थे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया था, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसके बाद अब हम उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट करेंगे कि कौन किस लेवल पे है, इस तरीके से। सो सिस्टमेटिक्स का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट लाइन पूछी जा सकती है एनसीईआरटी की, कि पर्पस ऑफ सिस्टमेटिक्स है टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप अमंग्स देम। सिस्टमेटिक्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फाइलोजेनी क्या होता है। सो फाइलोजेनी को हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, जिसमें हम अपने इंसेस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं या इंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसे फाइलोजेनी कहते हैं। सो सिस्टमेटिक्स जो है वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी से मिलकर बना है, दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं टेक्सोनॉमी के, वो देखेंगे हम। इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका सीक्वेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक अकाउंट बनाना है, यानी कि उनको एक एरिया में डिवाइड कर कर रखना, कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ये हमें पता जब चलता है वो कैरेक्टराइजेशन होता है कि हाँ ये इस कैटेगरी का है। इसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इन चीज़ों से डिफाइन करके उसको एक पर्टिकुलर लाइक आइडेंटिटी देना, उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड है क्लासिफिकेशन। जिन ऑर्गेनिजम्स को हमने आइडेंटिफाई किया, अब उनमें सिमिलैरिटीज क्या है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर एंड सर्कल्स। अब हमने इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया, लाइक ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, और ये अकेले एक ग्रुप में हो गया। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, लाइक स्क्वायर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सर्कल्स एक जैसे दिख रहे हैं, और रेक्टेंगल एक अकेला है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये स्क्वायर जो है ये 4 साइडेड इक्वल साइडेड थिंग है, तो इसलिए इसे स्क्वायर यानी एक कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना। Based on similarity, a group is assigned, that is known as classification. After that, last is nomenclature. अब हमें ऑर्गेनिज्म क्या है वो तो पता चल गया, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को हम डिनोट कैसे करेंगे, लाइक हमें अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, लाइक हमें पता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म हमने अपनी कंट्री में देखा था, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें लाइक गूगल पे सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे? हो सकता है यहाँ पे उसका कुछ अलग नाम होता हो, यहाँ पे इसका कुछ अलग नाम है, इसीलिए साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो हर रीजन में सेम होते हैं, रीजनल नेम नहीं होते हैं, वो साइंटिफिक नेम्स होते हैं जो कि लैटिन वर्ड या फिर ग्रीक वर्ड से डिफाइंड होते हैं। इनसे इसलिए होते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं, जो कि अब मतलब बोलचाल की भाषा में इन्हें यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इन लैंग्वेजेस में, क्योंकि ये लैंग्वेजेस अब चेंज नहीं हो सकती हैं, इसलिए इन लैंग्वेजेस में इनको बांटा गया है। इसके बाद देखते हैं कि जो नेम्स होते हैं वो भी दो टाइप के हो गए। पहला तो लोकल या रीजनल नेम्स, एंड सेकेंड हो गया हमारा साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम्स।
ठीक है, दो तरीके के नेम्स हो गए। अब साइंटिफिक नेम जो है उसमें जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी दो वर्ड्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम बताना, ऑर्गेनिज्म प्लांट जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताना, इसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये दिया गया था वापस, गेस व्हाट, कैरोलस लिनियस ने। जो भी मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर में है वो कैरोलस लिनियस की ही दी हुई हैं, तो आप इसको मेजॉरिटी के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ये जो लोकल या रीजनल नेम्स दिए गए थे ये रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, और ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे नेम्स दिए गए थे। इसके बाद अब देखते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। ओके, सो लाइक हमें मैंगो का साइंटिफिक नेम ले लेते हैं हम, मैंजिफेरा इंडिका। इसे अंडरलाइन करना है सेपरेटली। ये जो हम नेम देख रहे हैं ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसके जीनस का नाम है एंड ये स्पीशीज का नाम है। लास्ट में हम कभी कभी लाइक ऑथर का नाम भी लगा देते हैं, जैसे ये लिनियस ने ही इसके बारे में बताया है तो हम लिन ऐसा करके लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है ऑथर या फिर साइंटिस्ट को। सो इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये तो ट्राइनोमियल हो गया, नहीं, वो ऑथर का नेम अलग रहता है, बट जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो ये है, मैंजिफेरा इंडिका। ये दोनों वर्ड्स जो है वो सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं सबसे पहले तो वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं या फिर लैटिनाइज किया जाता है उन्हें। अगर हम उन्हें लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइंटिफिक नेम्स के बारे में, इस पे एमसीक्यूज भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये साइंटिफिक नेम में क्या गलती है, इसे आइडेंटिफाई कीजिए। तो उस टाइम आपको ये बताना रहेगा लाइक जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं या फिर लैटिनाइज्ड होते हैं। अगर हैंड रिटन उन्हें अगर हाथ से लिखा जाए तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाना चाहिए, और अगर प्रिंट किया जा रहा है तो फिर इटैलिक्स में होना चाहिए ताकि उनका लैटिन ओरिजिन शो हो सके। इटैलिक्स में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटैलिक्स में हम इन्हें इसलिए लिखते हैं ताकि इसका लैटिन ओरिजिन बता सके। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि लाइक इस चीज़ को घुमा देते हैं और बोलते हैं कि इफ प्रिंटेड रिटन इन इटैलिक्स टू शो द ग्रीक ओरिजिन, वो ग्रीक ओरिजिन जो है वो गलत हो जाएगा, आपको लैटिन ओरिजिन मार्क करके आना है। इसके बाद अब हम हायरार्किकल सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। हमने तो ऐसे याद किया था कि केपी कॉफ जीएस। सोच लीजिए कि आपके पास कोई कफ सिरप है, क्योंकि हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो हमें एक कफ सिरप का नाम याद करना है, केपी कॉफ जीएस। जैसे कफ सिरप्स होते हैं वैसे केपी कॉफ जीएस अगर हमने याद कर लिया तो यहाँ से हम सीक्वेंस आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले के से किंगडम, देन पी से फाइलम या फिर डिवीजन। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि फाइलम और डिवीजन अलग अलग क्यों है। देन नेक्स्ट सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज। इस तरह से बहुत इजीली आप ये जो सीक्वेंस है उसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये लास्ट तक काम आएगा, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अगर लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन आने वाला है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि यही पूछा जाए या फिर आपको लाइक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स के बारे में पूछा जाए, यही मेनली पूछा जाता है इस चैप्टर में से। सो अगर हम देखें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि अब ऊपर से नीचे तक क्या होता है या नीचे से ऊपर तक क्या होता है। अगर हम देखें तो स्पीशीज जो होते हैं वो मोस्ट सबसे ज़्यादा लाइक जो सिमिलैरिटीज होती हैं कि जो हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि जो वास्टनेस है वो बढ़ रही है और जो भी स्पीशीज है वो अलग अलग स्पीशीज एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो कम होंगे। सो इससे हमें पता चलता है कि किंगडम तक जाते जाते कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। अगर आप पूछेंगे तो इतना ही होता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, और हर जो स्टेप होता है, जो ईच स्टेप होते हैं उनको रैंक, कैटेगरी या फिर टैक्सॉन कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है वो टैक्सॉन होती है।
टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर पूछा जाए कि रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो होगी स्पीशीज, क्योंकि हम देख भी रहे हैं यहाँ पे कि स्पीशीज जो है वो लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है वो स्पीशीज होगी, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ अगर पूछा जाए तो वो टैक्सॉन होगा। ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल लाइन से याद करना होगा, तभी आप एमसीक्यू को सही कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियल बेसिक यूनिट कौन सा था और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा था। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं एक साथ, लाइक हम ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं यहाँ पे, इनको जब एक साथ देखा जाता है, ग्रुप ऑफ समथिंग जो भी हमने लिखा है, इस पूरे को मिलाकर बोला जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो इसे ध्यान में रखना कि जो पूरा हमारा यूनिट होता है, यानी कि होल ऑर्डर होता है क्लासिफिकेशन का, या फिर जो सारे स्टेप्स होते हैं, जितने भी स्टेप्स इंक्लूडेड है इसमें, उनको टुगेदर बोला जाता है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। इसके बाद स्पीशीज के बारे में हमने देख ही लिया कि लोएस्ट कैटेगरी होती है हायरार्की में, और ये रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है अर्नस्ट मेयर के बारे में, इसके बारे में स्पीशीज अगर आप देखें। और अर्नस्ट मेयर जो थे, अर्नस्ट मेयर, इनके बारे में आगे चैप्टर्स में भी आएगा थोड़ा। इन्हें बोला जाता था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन के बारे में भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, 11th में भी थोड़ा पार्ट है इसका, लेकिन 12th में ज़्यादा पार्ट है। तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद प्लांट, अब हम देखने वाले हैं वो जो हमने डिवीजन और फाइलम देखा था। फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए जनरली यूज होता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए, बस यही डिफरेंस है इसमें, इसलिए इसे स्लैश करके बताया गया है। जैसे किंगडम एक टैक्सा है, फाइलम या डिवीजन एक टैक्सा है, क्लास एक टैक्सा है, ये सभी एक टैक्सा या फिर एक रैंक है। ये हायर कैटेगरी और लोअर कैटेगरी रैंक्स डिफाइन कर रहे हैं। प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो फैमिली, लाइक हम जनरली फैमिली ही ज़्यादा देखते हैं प्लांट्स के बारे में, तो उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जाता है कि प्लांट्स के केस में हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही कैरेक्टर्स को लेते हैं। प्लांट्स में ऑर्डर फॉर्म करने के लिए वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स लेते हैं। ये हमारा फैमिली के लिए था, एंड ये जो अब मैं बताने चाह रही हूँ वो ऑर्डर के लिए है। ऑर्डर के लिए मेनली वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लोरल यानी फ्लावरल। बस इस चैप्टर्स में इतना ही था। इसके बाद लाइक जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम के बारे में जो टेबल दी गई है, टेबल 1.1, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का बायोलॉजिकल नेम, उनकी जीनस का नेम, फैमिली का नेम, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन भी आया था कि हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, तो वो डिप्टेरा होता है। ये आपको जब टेबल याद होगी तो फिर आप बता पाओगे। कॉमन नेम्स और बायोलॉजिकल नेम में बता देती हूँ। लाइक मैन का होमोसेपियंस होता है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया हुआ है। और मैंगो, ये तो अभी मैंने बता ही दिया कि मैंजीफेरा इंडिका होता है। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। अगर राइस की बात करें, वो इस टेबल में नहीं दिया है, उसका होता है ओराइजा सेटाइवा। ऐसे ही आप तुलसी वगैरह का भी याद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि मॉक टेस्ट में पूछा जाता है। ओके, सो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे, और अगर आपको इस पर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट करिएगा, और कुछ भी एमसीक्यूज वगैरह होंगे तो मैं शॉर्ट्स बनाकर आपको एमसीक्यूज करवा दूंगी इसके इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।